शायद कल जैसा ना हो कम से कम। वॉइस इश्यू सॉल्व। ठीक है, अभी आ रही है। ओके, जब नहीं आए तब वापस बताना पड़ेगा। ओके, ठीक। तो अपन बात कर रहे थे कि भाई विभिन्नताएं क्या है। एक ही प्रजाति के जीवों में उपस्थित भिन्नताएं क्या कहलाती हैं? विभिन्नताएं, वेरिएशंस। हमने परिभाषा में कहा कि संतति का अपने जनकों से भिन्न होना। चाहो जैसे परिभाषाएं तोड़ मरोड़ दो। वो हाँ, ठीक है। अब अपनी बात चल रही थी तो जेनेटिक्स की बात कर रहे थे। शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के जीन शब्द से लिया गया। जीन का अर्थ बनना या उगना, टू बिकम और टू ग्रो, ठीक है। और जेनेटिक्स शब्द देने वाले वैज्ञानिक विलियम बैक्सटन, जिन्हें हम आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक कहा जाए तब तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अरे भाई, आवाज हो रही है। एक बार कमेंट से मुझे सारी पब्लिक बता दे भाई कि आवाज आ रही नहीं आ रही। जोर से माता का जयकारा लगाते वैसे, ठीक है, ताकि पता चले वॉइस। क्योंकि मैं बार बार इन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, अपन पढ़ने पे ध्यान दे पाएंगे। ओके, अब मैं इस चीज को जब तक ज्यादा नहीं आएगा मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो अपनी बात जेनेटिक्स के उसके बाद हमने बात करी कुछ शब्दों की, ठीक है। तो शायद हमने बात करी पहले फिनोटाइप, विभिन्नताओं के प्रकार। कायिक, जन्निक। कायिक जो है वो आपके गैर वंशानुगत अगली पीढ़ी में स्थानांतरित सम्मिलित नहीं होते हैं। जन्निक जो है, जर्मिनल है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। हेरिटेबल कहलाएंगे। ये दो प्रकार के, सतत, असतत। सतत लगातार आपके जीन विनिमय से, मियोसिस अर्धसूत्र विभाजन से जो आते हैं, ठीक है। असतत जो किससे आएंगे? म्यूटेशन से। दूसरी बात हमने बात करी थी फिनोटाइप बराबर जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट प्लस जी इंटू ई, ठीक है। कुछ बात समझी थी और अपन आगे बात करेंगे। दूसरी बात हमने बात करी थी कुछ शाखाओं के बारे में शायद, ठीक है। इसकी शाखाएं सबसे पहली थी फॉरवर्ड जेनेटिक्स, दूसरी रिवर्स जेनेटिक्स। इसने जो बोला ये बात मेरे दिमाग में थी कि सर हम याद रखने के लिए ऐसा बोले क्योंकि हम बीएससी करके कुछ लोग एमएससी की तैयारी की तरफ भी होते हैं। तो बीएससी से एमएससी जाना यानी कि यूजी से पीजी, तो हमारा उसमें शब्द आ रहा सर पीजी, फिनोटाइप से जीनोटाइप। तो आगे बढ़ रहे हैं पीजी की तरफ, तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड, ठीक है। उल्टे तो आ नहीं रहे, तो कुल मिला के फिनोटाइप से जीनोटाइप कौन सा? फॉरवर्ड। जीनोटाइप से फिनोटाइप रिवर्स। ये ध्यान रखना है, दोनों परिभाषाएं। फिर हमने 3 परिभाषाएं बात करी थी जो बड़ी मुश्किल सी लग रही थी। उसमें हमें ध्यान रखना था सबसे पहला यूजेनिक्स, ठीक है, जिसमें आनुवंशिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए मानव प्रजाति में सुधार किया जाए, उसे कहते हैं यूजेनिक्स। दूसरी बात होती है यूफेनिक्स, जब जन्मजात की त्रुटियों के फिनोटाइप यानी कि वंशागति और नियंत्रण का अध्ययन किया जाए, ठीक है, जन्म के बाद, तो वो कहलाता है आपके यूफेनिक्स। कुल मिलाकर वंशागत बीमारियों का इलाज से संबंधित, ठीक है। वंशागत बीमारियां कई सारी होती है, उनके इलाज से संबंधित बात है यूफेनिक्स। तीसरा है यूथेनिक्स, जहां पर हम मानव जीवन को बढ़िया बनाना है लेकिन हम उसमें सुधार किसमें करेंगे? वातावरण में। सीधा मानव में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम अच्छी नई नई फसलें बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक फसलें बना रहे हैं, उन्नत किस्में बना रहे हैं, कुल मिला के हमें खाने को अनाज मिले, पौष्टिक अनाज मिले, हम अच्छा पानी पी रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट वाला, वो बढ़िया हमें फायदा दे रहा है। कुल मिला के हमारे वातावरण को सुधार करते हुए मानव को सुधार करना, वो यूथेनिक्स, जहां पर आनुवंशिकी का कोई सीधा रोल नहीं है, लेकिन इन्हें भी 3 शाखाएं मानी गई। क्लियर है बात? इतनी बात शायद अपन ने कर ली। आगे आते हैं अपन महत्वपूर्ण शब्दावली कहते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। तो इंग्लिश का शब्द लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट टर्म्स, इतना समझ जाओगे ना? महत्वपूर्ण शब्दावली,
क्या है देखते हैं। सबसे पहला शब्द जो हम यहाँ पर लेंगे जिसे कहेंगे फैक्टर। क्या कहेंगे? थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद ही नोट करेंगे। तो पहला है शब्द फैक्टर, हिंदी में भी लिख रहे हैं अपन की। दूसरा इसी को बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है, इसी को बोलते हैं हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स, हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और इन्हीं को आजकल बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? यानी कि इन सबकी हिंदी अगर अपन लिखना चाहें सबकी, तो क्या कुछ के लिख दें, कारक, तत्व, ठीक है, तत्व और वंशागति, नियंत्रक और कुल मिला के जीन। अब हमें ध्यान रखना ये सारी चीजें क्या है, एक ही है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइम पे इनका नाम बदल दिया और कुछ फर्क नहीं है। तो एलिमेंट और कारक तत्व दिया था किसने? मेंडल ने। ये शब्द किसने दिए थे? मेंडल द्वारा। मेंडल ने ये शब्द दिए, ठीक है। मेंडल को नहीं पता था कि जीन क्या है। जीन शब्द तो बाद में दिया, किसने दिया? जॉनसन ने। किसने दिया? जॉनसन ने। तो जॉनसन ने जब तक नहीं दिया तब तक उसे क्या कहते थे? कारक या तत्व। तो मेंडल ने कहा कि यार कोई तो ऐसा कारक है जो वंशागति को अगली पीढ़ी में ले जा रहा है, लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जा रहा है, वो क्या है? क्या कि कोई कारक है भाई, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके लिए क्वेश्चन वाली बात पे आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि हम कहते हैं कि फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि वंशागति का भौतिक आधार, ऐसा बोल दिया जाए। वंशागति का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस। तो फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी ऐसा बोला जाए तो वो आंसर क्या होगा? जीन। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जीन। दूसरी बात, जीन क्या है मैंने कल समझाया था, उस परिभाषा को, उसी बात को लिखेंगे कि डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण को प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं? जीन, ठीक है। जीन सदैव डीएनए का भाग होता है, लेकिन डीएनए का प्रत्येक भाग जीन कैसे देखते हैं? ये डीएनए है, इतना भाग एक जीन है जो किसी पहले कैरेक्टर को, पहले लक्षण को दर्शा रहा है, ये भाग दूसरे लक्षण को दर्शा रहा है, ये भाग किसी भी लक्षण को नहीं दर्शा रहा है। तो थोड़ा सा अपने को यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कुल मिला के ये डीएनए है, तो डीएनए का वो भाग जो किसी लक्षण को दर्शा रहा है वो जीन पहला जीन कह दिया, जो दूसरे लक्षण को दर्शा रहा वो जीन दूसरा हमने कह दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से जीन की बात अपन ने समझने के लिए ध्यान रखना है। जीन एक, जीन दो, ठीक है, ऐसे कई सारे जीन एक डीएनए के अंदर होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा डीएनए का जीन क्या है? डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण को प्रकट करेगा वो जीन है। तो डीएनए का यानी कि जीन हमेशा क्या है? डीएनए का भाग। लेकिन डीएनए का हर भाग जीन है क्या? ये भाग जीन नहीं है। तो ये बात भी अपन ध्यान रखेंगे। तो परिभाषा पे कुल मिला के आते हैं, डीएनए का वह भाग, इस तरीके के सेंटेंस आते थे कई बार, डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण को प्रकट करे उसे ही बन क्या करेंगे? जीन। दूसरा यहां पर नोट लगा के एक बात लिखेंगे अपन कि जीन सदैव डीएनए का भाग होता है, जीन सदैव डीएनए का भाग होता है, लेकिन डीएनए का प्रत्येक भाग जीन नहीं होता है। लेकिन डीएनए का प्रत्येक भाग जीन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ऐसा कथन सेंटेंस में आ जाए तो हमें ध्यान रखना है, और ये बात रटी हुई हम याद भी रख पाएंगे, हमें इस डायग्राम को समझना होगा। तो ये नाम कुल मिला के ऐसे बोल दिया जाए कि कारक क्या है, तत्व क्या है, हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स। क्यों बोला? क्योंकि वंशागति को नियंत्रित कौन करता है? जीन। वंशागति की इकाई क्या है? जीन। ऐसा भी यहाँ ये बात भी लिख देते, वंशागति की इकाई वो भी क्या है? जीन। वंशागति का भौतिक आधार क्या है? जीन, ठीक है। और डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण को प्रकट करे वो क्या है?
जी। तो डी, ये कुल मिला के बात नोट कर लें आप सारी, और कोई डाउट हो तो बात करेंगे, एक बार इसको नोट करें। इस डायग्राम को अलग से बॉक्स में डाल देता हूं, ये समझने में काम आएगा। कहीं पर लिखी हुई बात समझ नहीं आएगी सर, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार अपन शॉर्ट में लिख देते थे, आप समझ जाते हो ना। इसको जीन की हिंदी लिखी, वो शब्द किसने दिया? हाँ, हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स, हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स, वंशागति नियंत्रक, वंशागति निर्धारक, नियंत्रक की बजाय निर्धारक बोलेंगे। आप चाहो तो हिंदी भी लिख लेना, वंशागति निर्धारक। कहीं पर भी कोई डाउट रहे आप बेझिझक पूछे। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो शायद ढंग से पहली बार ही पढ़ रहे होंगे इन सब्जेक्ट्स को, तो डाउट्स आ सकते हैं, तो छोटा मोटा डाउट्स पूछने में झिझक ना करें। क्योंकि जब हम गाड़ी चलाना भी सीखते हैं और हम नहीं सीख के भी कहते थे हाँ आगे आगे आगे, हम फिर लेके निकलेंगे तो एक्सीडेंट करके आएंगे, वो घटना इधर नहीं होनी चाहिए। हाँ, दोनों लगभग एक ही शब्द है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। बहुत डिटेल में कोई बारीकी में जाए तो हल्की सी भिन्नता है, लेकिन हमारे लिए एक ही शब्द है ये। हाँ, क्लास में जो अपन ने बात करी थी, शायद आज अपन ने यहीं से शुरू करा ना लिखने का। फर्स्ट स्लाइड ही लिख रहे ना, मेरे दिमाग से निकल जाता। हाँ, फर्स्ट ही यहीं से अपन ने लिखना शुरू किया है। हेडिंग है इंपोर्टेंट टर्म्स या इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, हिंदी में कहो तो महत्वपूर्ण शब्दावली। कई पर ये ऐसे हेडिंग अब छोटी छोटी जो जानी पहचानी वो मैं थोड़ी सी लिख देता हूं, फिर भी बोल दूंगा, आपको लगे तो हिंदी में लिख देना। तो जिन्होंने लिख लिया वो इस नोट में लिखी हुई लाइन को समझने का प्रयास भी करें कि क्या ये लाइन सही है जो अपन ने लिख रखी है। बिल्कुल, आपको समझाता हूं, नोट कर ले एक बार। तो बाकी लोग नोट कर रहे, तब तक एक बार और इस चीज को चर्चा कर लेते हैं। कुल मिला के सभी जो पूरा एक छोटी सी बात के ऊपर
एक छोटी सी परिभाषा, लेकिन उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हम इसमें डाल दिए। तो जीन, दो फेमस नाम है, जीन और फैक्टर। फैक्टर यानी कि कारक। जब जीन नाम नहीं आया तब ज्यादा नाम जो चलता था वो कारक चलता था। मेंडल कारक ही बोलते थे, तत्व भी बोल कहते थे, लेकिन ज्यादा कारक। जब से जॉनसन ने शब्द दिया जीन, तब से इसको जीन बोलने लगे। चीज वही है, अलग अलग तरीके से बोला गया। लेकिन इसके और भी कोई नाम, जैसे हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट, वंशागति निर्धारक करके पूछ ले कि क्या है, कि वंशागति निर्धारक क्या है, हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स क्या है, ऑप्शन में दे दे जीन, ऑप्शन दे दे एलील, और कुछ ऑप्शन दे दे, तो हमें फिर वहां पहचानना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, शब्द किसने दिए वो यहां पर क्लियर है। कई बार जीन शब्द, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, हम आगे लिखेंगे। जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, और प्लांट ब्रीडिंग के अंदर एक और शब्द पढ़ेंगे, प्योर लाइन, शुद्ध वंशक्रम। ये चारों शब्द अभी अपन नोट लगा के लिख देंगे। किसने दिए? जॉनसन ने। ठीक है। दूसरी बात, वंशागति की इकाई बोल दिया जाए जीन, वंशागति का भौतिक आधार बोल दे जीन, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। डीएनए, और परिभाषा क्या हो गई, डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण को प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? जीन। ठीक है। और हमने जो पॉइंट लिखा उस डायग्राम को समझ के लिखा है, क्या है ध्यान दे, यहां पर डाउट हो सकता है आप लोगों का। जीन सदैव डीएनए का भाग होता है, जीन इसके अलावा कहीं भी संभव नहीं है। डीएनए का वो भाग जो किसी लक्षण की सूचना देगा वो जीन कहलाएगा। ये बात तो क्लियर होगी। लेकिन डीएनए का प्रत्येक भाग जीन नहीं होता, कुछ भाग ऐसे भी होंगे जिनमें किसी लक्षण की सूचना नहीं होगी, तो वो जीन नहीं कहलाएंगे। क्लियर है बात? बढ़े आगे, चलो आगे बात करते हैं। तो हमने जब यहां पर बात करी कि भौतिक आधार, तो हमें दिमाग में भी आना चाहिए कि सर रासायनिक आधार क्या है फिर। ठीक है, तो बता सकता है? वेरी गुड, डीएनए। तो वंशागति का नोट लगा के दो बात और लिख रहे हैं अपन यहां पर। पहले आप समझेंगे, आपको नोट करने का मैं टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा समझना जरूरी। वंशागति का रासायनिक आधार, केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वंशागति का रासायनिक आधार क्या है? डीएनए। रासायनिक आधार समझने पे ध्यान ज्यादा देना, नोट्स तो कहीं भी मिल जाएगा, मेन बात है समझना। तो क्या है? डीएनए। भौतिक आधार जीन। ठीक है। दूसरी बात जो अपने को ध्यान देना है कि वंशागति का वाहक, व्हीकल और कैरियर ऑफ हेरिडिटी, वंशागति का वाहक पूछ ले वो क्या है, तो बताएगा? क्या बताया? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ये क्या है? ये तीनों तरीके के क्वेश्चन आसान से हैं, लेकिन हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कौन सा किस चीज के लिए। भौतिक आधार जीन, रासायनिक आधार डीएनए, वाहक गुणसूत्र क्रोमोसोम। इस बात को ऐसे समझे कि आपका क्रोमोसोम जो है अगली पीढ़ी में स्पष्ट रूप से जाता हुआ क्रोमोसोम दिखता है। जिन्होंने सेल बायो पढ़ी थी उन्हें अच्छे से पता है क्रोमोसोम की क्रोमेटिड एनाफेज आती है, फिर क्रोमेटिड जाती है। तो क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए वाहक इसे बोला गया। जिस पर आपके क्रोमोमियर, क्रोमोनिमा उसके अंदर हमने पढ़ रखी है। क्रोमोमियर जीन बीरिंग पोर्शन, यानी कि जीन कहां बैठा है? क्रोमोसोम पे बैठा है। तो जीन जो है डीएनए से बना हुआ क्रोमोसोम, तो ये चीजें अगली पीढ़ी में कौन ले जा रहा है? वो क्रोमोसोम। तो इसलिए ये तीन चीजें बोली गई, कुछ नहीं तो हम तीनों को एज ए क्वेश्चन याद रखें बस। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगली परिभाषा पे आते हैं, एलील। क्या कहेंगे? एलील। बड़ा आसान सा है, थोड़ा सा समझना है। एलील का एक नाम और होता है एलीलोमॉर्फ। क्या होता है? एलीलोमॉर्फ। बड़ी आसान सी परिभाषा, इसकी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, क्या होती है? एलील का शुद्ध हिंदी में नाम है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी हम ध्यान रख लेंगे, लेकिन इंग्लिश वाला बड़ा आसान रहता है और समझने में भी आसान है। ठीक है, तो युग्म विकल्पी कहे एलील। एलील जो कुल मिला के कहा जाए तो किसी जीन के एकांतरित रूप, इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। किसी जीन के एकांतरित रूप को क्या कहते हैं? एलील। किसी जीन के एकांतरित रूप, एकांतरित या फिर भिन्न रूप भी कह सकते हैं, भिन्न रूप। ये बड़ी आसान सी परिभाषा इसकी, जो कई बार एग्जाम में उपयोग होती है, जिसे हम कहते हैं एलील। क्या है? उदाहरण से ही बात करते हैं। सामान्यतः किसी लक्षण के कितने एलील होते हैं? कोई बताएगा? कितने होते हैं? तो
ऐसा उदाहरण कई सारे हैं। एक उदाहरण लिया, पादप की लंबाई, एक एलील कैपिटल टी, दूसरा एलील स्मॉल टी, ठीक है। प्रभावी और अप्रभावी दो हो गए। कुछ ऐसा जरूर नहीं कि दो, कभी कभी अपवाद होगा, मल्टीपल एलील्स, बहु युग्म विकल्पी वाली बात भी हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस में आती है। और उसका उदाहरण है मानव ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एबीओ पद्धति जो है, जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन एलील होते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ, और वो तीन एलील आपके मल्टीपल एलील्स का उदाहरण। ऐसा एक उदाहरण हम पढ़ेंगे सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी में, जहां पर आपको सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, स्वनिश्चितता की बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। S1, S2, S3, S4 कितने एलील मिलेंगे? सामान्यतः कितने होते हैं? दो। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि उदाहरण मैंने यह बात कर दिया पादप ऊंचाई या पादप लंबाई की, प्लांट हाइट की, जिसके दो एलील हो गया। लंबे के लिए लंबा, ठीक है, लंबापन पौधा है तो उसके लिए कैपिटल टी, एवं बोना उसके लिए स्मॉल टी। तो एलील जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ स्मॉल टी और कैपिटल टी। ये नोट करें एक बार। या पर आज थोड़ा सा है गड़बड़। एमएससी का यानी कि पीजी का एग्जाम जो तैयारी करते हैं वो कौन से मीडियम में आता है? इंग्लिश में, शायद हिंदी में नहीं आता है। तो इसलिए, और वैसे भी हमारे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये तो आप लोगों का थोड़ा सा हिंदी कंफर्टेबल महसूस करते हो, बाकी हमारे एग्रीकल्चर में स्पेशली हिंदी मीडियम होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम इंग्लिश में हम जो पढ़ रहे हैं इसके साथ इंग्लिश के शब्द जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम वालों की आदत है वो गुणसूत्र ने लिख के हिंदी में पढ़ा लिखेगा क्रोमोसोम, फिर उससे युद्ध हम नहीं कर सकते। कर लिया नोट? बढ़े आगे? क्या राजेश ठीक है? चलो राजेश ठीक है, मतलब पूरी क्लास हमारी बेहतर है, सब बढ़िया है, वो स्वस्थ होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमने बड़ी आसान से दो चीजों पर बात करी, डीएनए का रासायनिक आधार, सॉरी वंशागति का रासायनिक आधार डीएनए, वंशागति का वाहक यानी कि क्रोमोसोम। इंग्लिश में कैरियर और व्हीकल दोनों शब्द उपयोग हो सकते हैं, तो लिख लो कैरियर या व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। तो कैरियर या व्हीकल ऐसा कुछ शब्द लिख सकता है, ठीक है ना। एक वाहक वेक्टर को बोलते हैं, वो थोड़ी चीज अलग हो जाती है जो अपन एंटोपैथोम बात करते हैं। अब बात है एलील। एलील का ही दूसरा नाम एलीलोमॉर्फ। एलील जो है जिसे शुद्ध हिंदी में युग्म विकल्पी कहते हैं, आगे और बात आएगी।
तो किसी जीन के एकांतरित रूप, कोई जीन है उदाहरण के लिए पादप की लंबाई, तो वो आपके पादप की लंबाई का हो, पादप की ऊंचाई का हो, इसके दो एकांतरित रूप हो सकता है, या तो पौधा लंबा होगा या पौधा बोना होगा। तो एक आपका कैपिटल टी लंबेपन को दर्शाएगा और बोनेपन को स्मॉल टी, यानी कि पादप की लंबाई के लिए दो एलील हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सामान्यतः दो से कम एलील कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बात करते हैं। अब अपने को जो ध्यान रखना था, इसकी परिभाषा मैंने शॉर्ट करके लिखी है, पूरी बात आगे इस दो परिभाषाओं में स्थित लेंगे और फिर इस परिभाषा पे वापस आएंगे। तीसरी परिभाषा और चौथी परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, एग्जाम्स में सीधी परिभाषाओं में होगी। दूसरा आपको जो सीधा, मैं पहले एक बार नाम लिख देता हूं, आपको याद आ जाएगा, होमोजाइगस, हिंदी का भी अभी बात करेंगे, हेट्रोजाइगस, ऐसे मिलते जुलते चार शब्द हैं, दो तो ये है, एक होगा होमोजीनस, एक होगा हेट्रोजीनस। इन चारों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में प्लांट ब्रीडिंग में एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि शुद्ध वंशक्रम कैसा है, हाइब्रिड कैसा है, क्लोन कैसा है, मल्टीलाइन किस्म कैसी है। ऑप्शन में इन्हीं चारों शब्दों का उपयोग किया जाता है। कैसा होगा वो अपन आगे बात करेंगे, फिलहाल इन शब्दों को समझना है। ठीक है, कई चीज पढ़ी तो नहीं थी, जैसे आप लोग तो हाँ नहीं पढ़ा हुआ, ये तो है ना, पढ़ लिया था क्या किसी तो पुराना। ठीक है, होमोजाइगस, अब ध्यान से देखिए इधर क्या है, होमोजाइगस। होमोजाइगस के क्या और नाम है, सबसे पहले उस पे आते हैं। होमोजाइगस को बोलते हैं प्योर, क्या बोलते हैं, एक और बोलते हैं नॉन सेग्रीगेटिंग। हिंदी के शब्द लिख रहा हूं, चिंता मत करो, ठीक है, दिमाग में आ रहा होगा, अरे यार सर सारे इंग्लिश में। ठीक है, देख लेते हैं, समयुग्मनज, क्या कहेंगे, समयुग्मनज। प्योर मतलब तो जानती हो, शुद्ध, ठीक है, और नॉन सेग्रीगेटिंग मतलब गैर विसंयोजित। क्या है ये बात अभी करेंगे, अपन समझेंगे। ये शब्द कहां से बना है, आपने पढ़ते हो मेंडल के 3 नियम, जिसमें विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वहीं से बना ये शब्द है। कैसे अभी बात करेंगे, और ये सिद्धांत वहां भी काम आएगा। दूसरी बात है हेट्रोजाइगस, जिसे हम कहेंगे इम्प्योर, हाइब्रिड भी कह दिया जाता है इसको, सेग्रीगेटिंग भी कहते हैं इसको। हिंदी अपन लिख लेते हैं इसकी भी, विषम युग्मनज, समझने पे ध्यान देना, लिखने में रह जाओगे तो लिखते रह जाओगे, विषम युग्मनज। ठीक है, विशुद्ध, विशुद्ध, संकर, संयोजित, पर्यायवाची नहीं है भाई, इन्हीं शब्दों को एग्जाम में बोला जाता है। पर्यायवाची का मतलब भी तो वही है। ठीक है, अब इन शब्दों को तो समझना पड़ेगा, ऐसा नाम क्यों। ठीक है, आपको बताते हैं, इसका उदाहरण पहले दिमाग में बिठा दूं, फिर आगे बात करते हैं परिभाषा पे। उदाहरण आप जानते हो, समयुग्मनज, कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या है, समयुग्मनज होमोजाइगस। स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस, समयुग्मनज। इधर भी एक उदाहरण ले लेते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है, हेट्रोजाइगस, विषम युग्मनज। आप जानते हो लेकिन परिभाषा फिर भी उलझ जाते हो। देखते हैं क्या बात है, इन परिभाषाओं को समझने के साथ साथ अपन एक डायग्राम से परमानेंटली फिट करेंगे दिमाग में, और बहुत अच्छी एक और परिभाषा काम की आएगी, यानी कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या बात है, समयुग्मनज क्या होता है, कुल मिला के जो बात है कि समजात गुणसूत्रों के, इसके लिए डायग्राम पे आएंगे, एक बार बोल देता हूं, समजात गुणसूत्रों के परस्पर स्थलों पर समान एलील का उपस्थित होना, दोनों समान है, समयुग्मनज। समजात गुणसूत्रों के परस्पर स्थलों पर असमान या भिन्न एलील का उपस्थित होना क्या कहलाएगा, इसको अपन लाते हैं डायग्राम पे, क्योंकि डायग्राम से थोड़ी सी बात अपन समझ पाएंगे। एक सेकंड, ठीक है, अपन उसको सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं। आप गुणसूत्र की संरचना सब जानते ही हो, ठीक है, रफली मैं भी एक बना देता हूं। इसमें दोनों परिभाषाओं को समझाना है, इसलिए अपन यहां पर दो डायग्राम एक साथ बात कर रहे हैं।
डायग्राम छोटे बड़े उससे में कोई लेना देना नहीं है, हमें जो बात समझनी उस पे आते हैं। इधर लिखा मैंने कैपिटल टी, कैपिटल टी, इधर लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैंने जो परिभाषा बोली उस पे बातें हैं। समजात गुणसूत्रों के, ये दोनों गुणसूत्र आपस में है समजात गुणसूत्र। क्या है? समजात गुणसूत्र। इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये आपके सेल बायो में काम आता है। कैसे अभी बताएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्वेश्चन वहां से हमारे एक काम का बनता है। ये दोनों भी आपस में क्या है? समजात गुणसूत्र। क्या है? तो पहली परिभाषा होगी, दूसरी में दूसरी परिभाषा ऊपर लिख देंगे। होमोजाइगस, उधर हेट्रोजाइगस। क्या है समझना है बात। उदाहरण कुछ भी हो सकते हैं, हमने एक उदाहरण लिया है, बाकी चाहे कैपिटल ए लिखो, कैपिटल बी लिखो, जो मर्जी पड़े तो लिखो, एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। ध्यान से देखें। अब परिभाषा क्या? समजात गुणसूत्र क्या? पहले तो सर वो बताओ, बार बार शब्द आ रहा है। तो इस बात को परिभाषा भी बात में पहले तो समझे, अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग पूरा समझने पे समझा हुआ क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं कर पाएगा। और आप सोच रहे हो कि जितने आसान डबल में क्वेश्चन आएंगे उतने आसान नहीं आएंगे, तो हम पूरा आपको उस ट्रैक पे ले जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं समजात गुणसूत्र होते क्या है। जैसे आपको पता है कि मानव के अंदर द्विगुणित कोशिका में हर गुणसूत्र कितनी बार होता है? हर गुणसूत्र कितनी बार? हैप्लॉइड में 23, डिप्लॉइड में 46, कहते हैं ऐसा अपन। उद्यान मटर गार्डन भी 14 द्विगुणित और हैप्लॉइड 7। मक्का में डिप्लॉइड 20, हैप्लॉइड 10 आते हैं मक्का पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये 20 गुणसूत्र हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 से लेके 10 तक, फिर 1 से लेके 10 तक, पहली प्रति दूसरी प्रति। अगर द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है या कोई कोशिका डबल डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, तो उसमें गुणसूत्र की प्रतियां कितनी होगी? बताओ भाई। डिप्लॉइड में गुणसूत्र की प्रतियां 2, ट्रिप्लॉइड में 3, टेट्राप्लॉइड में 4। मैं कह रहा हूं डिप्लॉइड द्विगुणित, एक प्रति दूसरी प्रति, पहला गुणसूत्र पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, पहले के सामने पहला, दूसरे के सामने दूसरा, तीसरे के सामने तीसरा। यानी कि आपके पहले का पहला आपस में जो जोड़ा है ये है समजात गुणसूत्र, दूसरे का दूसरे के साथ जोड़ा समजात, तीसरे का तीसरे के साथ समजात। यानी कि ऐसे गुणसूत्र जिन पर समान लक्षणों के जीन पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं समजात एक जात के। मतलब हम नहीं कहते आप दोनों के एक जैसे लक्षण पास में बैठते हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ऐसे गुणसूत्र, जैसे अगर ये मैं गार्डन पी की बात कर रहा हूं, ये गुणसूत्र नंबर पहला है तो ये पहला, तो ये भी पहला होगा, ये दूसरा तो ये भी दूसरा, तभी आपस में ये समजात कहलाएंगे। तो परिभाषा तो ये हो गई, ऐसे गुणसूत्र जिन पर समान लक्षणों के जीन पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं समजात गुणसूत्र। अब आते हैं परिभाषा में। समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे काम का आते हैं जब सेल बायो में आप बात करते हो क्रॉसिंग ओवर की। तो क्रॉसिंग ओवर वाली बात मैं यहां पर याद दिला देता हूं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है देखो, एक चीज यहीं पे याद दिला देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सेल बायो आपको सिलेबस में नहीं है, मैं कहता हूं क्वेश्चन में आता है। कैसे आता है? ये गुणसूत्र है आपके, इस गुणसूत्र को लंबाई में इस तरीके से विभाजित अगर किया जाए तो 2 क्रोमेटिड आपको इस गुणसूत्र में मिलेगी। इस लाल लाइन से एक तरफ एक क्रोमेटिड, दूसरी क्रोमेटिड, पहला गुणसूत्र दूसरा, इस पे भी ऐसा ही कुछ होगा। तो लाल लाइन ये पहली क्रोमेटिड दूसरी, ये दोनों आपस में सिस्टर, ये दोनों आपस में हिंदी में कहते हैं भगिनी, अभगिनी, 2 शब्द आते हैं आपस में सिस्टर, आपस में भगिनी क्रोमेटिड, भगिनी। ये और ये नॉन सिस्टर। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? वेरी गुड, समजात गुणसूत्रों की अभगिनी क्रोमेटिड के मध्य क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय होता है, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सिस्टर या नॉन सिस्टर, तो नॉन सिस्टर, समजात के गैर समजात तो समजात। तो समजात गुणसूत्र क्या है वो भी लाइन अपन लिख देंगे, ऐसे गुणसूत्र जिस पर समान लक्षणों के जीन पाए जाते हैं। अब हमारी परिभाषा पे आते हैं, संयुग्मनज होमोजाइगस। तो हमने क्या कहा कि कुल मिला के ऐसी स्थिति जहां पर समान एलील उपस्थित हो, समजात गुणसूत्रों के परस्पर मतलब आमने सामने परस्पर, समजात गुणसूत्रों के परस्पर स्थलों पर समान एलील का उपस्थित होना होमोजाइगस समयुग्मनज, असमान एलील का उपस्थित होना विषम युग्मनज हेटेरोजाइगस। तो ये डायग्राम से अब हमारी डेफिनेशन क्लियर है।
तो अब अपन इस डेफिनेशन पे लिखें कैसे, तो यहां पर ध्यान से एक मिनट देखना कि भाई समजात गुणसूत्रों के परस्पर स्थलों पर समान एलील का उपस्थित होना। दूसरी परिभाषा में पूरी परिभाषा सेम है, बस समान की जगह असमान या भिन्न अपन कह देंगे। नीचे की परिभाषा सेम है, मैं पूरी परिभाषा नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको पूरी परिभाषा लिखनी है। तो यहां पर सेम परिभाषा कैसे रहेगी, समजात गुणसूत्र के परस्पर स्थलों पर समान की जगह पे असमान या भिन्न शब्द उपयोग होते ही परिभाषा बदल जाएगी, और ऐसा कंडीशन कहलाएगा हेटेरोजाइगस। उदाहरण पहले अपन ने लिख दिया था, तो ये अपने को ध्यान रखना, एक बार नोट करो इसको, थोड़ी बात और बताइए। कॉन्सेप्ट है, टाइम लेगा तो लेगा, लेकिन समझना जरूरी है। और आपको बता दूं कि अगर ये क्लास नहीं लेते हैं तो कई सारे बच्चे मेरे को एग्जाम दे के आते हैं, उसके बाद भी यही बोलते हैं कि यार सर ये मेरे को तो यही बताओ सर, ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस है क्या, यही क्लियर नहीं हो पाता है, और ये शब्दों को तोड़ के पूरी बातों को समझना पड़ता है। इनके दूसरे नाम जो लिखे वो भी अभी आपको समझा देंगे। अपन डायग्राम भी बनाएंगे अभी, एक बार इसको नोट करना है ना। स्पीड स्लो फास्ट आपको ऐसे कुछ लगे तो बता देना कि नहीं सर जल्दी हो रहा है, हमें समझने में दिक्कत आ रही है, तो भी आप आपका फीडबैक मुझे दे सकते हो। कैसे उसका आगे बताऊंगा आपको। जब जब सेल्फिंग होती है होमोजाइगोसिटी आती है, जब जब क्रॉसिंग होती है हेटेरोजाइगोसिटी आती है। तो प्योर लाइन जो वैरायटी बनती है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में बनती है। वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे ब्रीडिंग में। फिर अपन फिलहाल इन शब्दों को यहाँ पढ़ लेंगे, तो फिर ब्रीडिंग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। कर लिया नोट सबने?
कितने लोग नोट कर रहे हैं? तो बताते थे क्यों नहीं हो यार, मेरी क्यों परीक्षा ले रहे हो, बता दिया करो। चलो ठीक, तो संयुग्मनज देखो, अब बात को समझते हैं। एक बात आगे बताएंगे, वैसे कि एक लाइन अक्सर बोली जाती है कि मेंडल ने सदैव शुद्ध जंतु का उपयोग किया था अपने संकरण में, प्योर पेरेंट्स। शुद्ध का मतलब ये थोड़ी था कि बढ़िया दो साबुन से दो धुआ के जनक को रखा। शुद्ध का मतलब ये था कि वो होमोजाइगस थे। मेंडल ने क्रॉसिंग की तो आपने देखा जनक क्या था, कैपिटल डी स्मॉल डी, और होमोजाइगस में क्रॉसिंग होती है तभी F1 पीढ़ी बनती है, तभी विषम युग्मनज बनता है। कभी भी F1 पीढ़ी या संकर बनाने के लिए विषम युग्मनज को जनक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। ये आगे बात आएगी, मेंडल के नियम में बताऊंगा। फिलहाल इतनी बात ध्यान रहे, तो होमोजाइगस दोनों समान है इसलिए इनको शुद्ध बोला गया, ठीक है। गियर विसंयोजित आप जानते हो कि F1 पीढ़ी कैपिटल टी स्मॉल टी होती है, या कुल मिला के विषम युग्मनज होती है। F1 हमेशा कैसा होता है, विषम युग्मनज। F1 को क्या कहते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड किसको कहते हैं, F1 को, और हमेशा कैसा होगा, विषम युग्मनज। तो विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन F1 पीढ़ी पे ही लागू होता है, इसलिए आपके इसमें तो विसंयोजन हो नहीं सकता। कुल मिला के दोनों समान है, तो अलग करने से भी कोई फर्क नहीं। ये अलग अलग है, अलग होंगे तो ये लंबेपन का लाएगा लक्षण और वो गोलेपन। इनको अलग भी करोगे तो लंबापन ही रहना है, तो इसलिए उसमें सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं, इसमें सेग्रीगेशन पॉसिबल है। इसीलिए इसको मैंने संकर पहले लिख दिया। इस संकर हमेशा कैसा होता है, विषम युग्मनज होता है। विशुद्ध क्योंकि दो भिन्न प्रकार के हैं। परिभाषा समझात गुणसूत्र के परस्पर स्थलों पर डायग्राम से परिभाषा बनाई हमने। तो समझात गुणसूत्र के परस्पर स्थलों पर समान एलील का उपस्थित होना समयुग्मनज, असमान का उपस्थित होना विषम युग्मनज। डायग्राम भी नोट करें आप। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बनानी है, बस लाइनें खींच के फटाफट क्रोमोसोम बना देना है। संजात गुणसूत्र की यहाँ पर मैं ब्रैकेट में परिभाषा भी छोटी सी लिख देता हूं, ताकि आगे अपने को कहीं भी आएगी तो ध्यान रहेगी। हाँ, दोनों जगह समझा तो बिल्कुल, ये आपस में समझ, ये दोनों आपस में समझा, वो दोनों आपस में समझा। ये तो दो परिभाषाएं पढ़नी है, इससे दो डायग्राम बनाए, ठीक है ना। इधर हमने समयुग्मनज की परिभाषा और उधर विषम युग्मनज की। ये आपस में समझा, ये आपस में समझा। मक्का का पहले के साथ समझा दे, दूसरे के दूसरे के साथ समझा दे, तीसरे का तीसरे के साथ समझा दे, ठीक है ना। हाँ, कुछ पूछना है? किस में आ रहा है? आप कहां गड़बड़ कर रहे हो, आप इस चीज को उसके साथ जोड़ रहे हो, ठीक है। कुछ लोग उस चीज को पकड़ नहीं पाए। आपके
इसीलिए मैंने बोला समयुग्मनज और समजात में फर्क है। समजात गुणसूत्रों को बोला गया है। जब समान लक्षण, कुल मिला के पहले के सामने पहला गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र का जोड़ा, और इन पर उपस्थित है एलील। एलील अगर कैपिटल टी समयुग्मनज, कैपिटल टी विषम युग्मनज, स्मॉल टी समयुग्मनज। बात जिनका डाउट था कुछ क्लियर हुआ क्या? आप इसको इस चीज से ना जोड़े, ये समयुग्मनज है, ये विषम युग्मनज। और ये कॉन्सेप्ट कब समझ पाएंगे? जब समजात गुणसूत्रों को समझेंगे। समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है जिस पर, तो इसीलिए परिभाषा हमने पूरी लिखी है। समजात गुणसूत्रों के परस्पर स्थलों पर समान एलील का उपस्थित होना समयुग्मनज, असमान एलील का उपस्थित होना विषम युग्मनज। नोट कर लिया सबने? कितने लोग नोट कर रहे हैं? कर लो। अरे जिनका डाउट था उनका क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ? कितने लोगों का क्लियर नहीं हुआ? हाथ खड़ा करो तो बता सकूं ना। कितने लोगों का डाउट क्लियर नहीं हुआ? क्या डाउट है? अब वापस से पूछो एक बार और पूछो, बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं। वापिस समझाओ, वो तो मैं 4 बार समझाऊंगा, पर आपको क्या डाउट है? कैसे बताऊं तुमको? समजात मतलब होमोलोगस, दो गुणसूत्र ऐसे जिन पर, अब मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, ये गुणसूत्र दोनों आपस में समजात है। क्यों? क्योंकि दोनों पर पौधे की लंबाई का लक्षण का जीन है। ऐसे गुणसूत्र जिन पर समान लक्षणों के जीन हो, इस पर भी लंबाई का जीन है, इस पर भी लंबाई का जीन है, आपस में समझा। इस पर भी लंबाई का जीन है, इस पर भी लंबाई का जीन है, आपस में समझा। अब इसमें लंबाई ऊंचाई के लिए दोनों लंबेपन के एलील है, इसमें एक लंबेपन का और एक गोलेपन का। तो अब समयुग्मनज और विषम युग्मनज। क्लियर है बात? एक बार जाके पढ़ना, फिर डाउट हो कोई बात और बात कर लेंगे। बढ़े आगे। तो अब मैंने एक बात बोली थी कि एलील की पूरी परिभाषा क्या होगी? तो किसी जीन के, यानी कि अब हम बोलेंगे समजात गुणसूत्रों के परस्पर स्थलों पर किसी जीन के एकांतरित रूप जो उपस्थित है उन्हें हम कहते हैं एलील। समान है समयुग्मनज, असमान है विषम युग्मनज। चलो बात करते हैं आगे। तो मेरे को इसीलिए तो शब्दों को समझाने में पूरा इतना टाइम देना पड़ा, क्योंकि यहां से ही बाद में आपके प्रॉब्लम आएगी, और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से परिभाषा से आ सकता है, इनके नाम से आ सकता है, और इनके कॉन्सेप्ट डायरेक्टली प्लांट ब्रीडिंग में यूज होके आप पेपर देखना पुराने डब्ल्यू पीजीएओ, जहां पर लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन वहां से अक्सर आता है। ठीक है, आगे आते हैं। कौन से नंबर पे चल रहे थे अपन? छठे पे आना है, 5वें पे। चलो दो आसान से शब्द और बात करें, अब उन्हीं से मिलते जुलते। ठीक है, तो हमें उस पे आना, और इनका आपस में कंफ्यूजन हमारे अंत तक चलता रहता है। होमोजीनस समरूपी, होमोजीनस समरूपी, दूसरा हेट्रोजीनस विषम रूपी, हेट्रोजीनस विषम रूपी। ठीक है, अब इसमें और उसमें फर्क है। मैं कह रहा हूं आपको जेनेटिक्स पढ़ लोगे, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ लोगे, डब्ल्यू का एग्जाम देके आ जाओगे, तब भी कहोगे सर ये होमोजीनस और होमोजीनस और होमोजाइगस में क्या फर्क है? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो पढ़ लिया। अब इसको समझो। इस क्लास में सारे बॉयज बैठे होते तो आपस में समरूपी होमोजीनस होते, सारी गर्ल्स बैठे होती तो होमोजीनस समरूपी होती, कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज तो अभी कैसी है? विषम रूपी। ठीक है, तो कुल मिला के खेत में गए आप, सारे पौधे एक जैसे मिले समरूपी, कुछ छोटे कुछ बड़े अलग अलग प्रकार के मिले तो कुल मिला के आसान सी परिभाषा, आनुवांशिक रूप से समान समष्टि, जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन, आनुवांशिक रूप से समष्टि मतलब पॉपुलेशन, रूप से समान समष्टि, उसे ही हम क्या कहते हैं? समरूपी। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और इधर आनुवांशिक रूप से असमान समष्टि, आनुवांशिक रूप से असमान। तो हम अंत तक यही बात चलती रहेगी। सर तो मैं आपको बता दूं, समान एलील वाली बात है तो समयुग्मनज, असमान एलील विषम युग्मनज, आनुवांशिक रूप से समान समष्टि समरूपी, आनुवांशिक रूप से भिन्न समष्टि विषम रूपी। नोट कर लें इसको भी।
किसको इंग्लिश में लिख दिया ना अपन? अच्छा, डेफिनेशन पूरी। जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन ऊपर में, जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन, नीचे जेनेटिकली डिसिमिलर पॉपुलेशन। इन शब्दों को जाके 10 मिनट देने पड़ेंगे रूम पे, तो आपके आगे के बहुत समय बचा देंगे, ठीक है? क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में तो दोनों चारों शब्द ही मैंने कहा था, क्लोन क्या है, इन 4 शब्दों के ही 4 तरीके के जोड़े बना के ऑप्शन में मिलेंगे। ऑप्शन सेम रहेंगे, क्वेश्चन बदलते जाएंगे, जो आपको कहीं एग्जामों में पूछा जाएगा। कभी क्लोन का पूछेगा, कभी हाइब्रिड का पूछेगा, कभी प्योर लाइन का पूछेगा, कभी सिंथेटिक का पूछेगा, कभी कंपोजिट का पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। सबने कर लिया नोट? बढ़े आगे, चल आगे बात करते हैं। तो यहां पर जो अपन ने 4 शब्द, जो किसी वैज्ञानिक, जो हम बात कर रहे हैं विलियम बैटसन की, उनका पढ़ा है, उनका दिया हुआ एक शब्द तो मैं पहले ही पता है, कौन सा? जेनेटिक्स। कौन सा? तो और उनके दिए हुए शब्द पे आते हैं, नहीं, एलील, जीन तो जॉनसन ने दिया ना, एलील। उसके अलावा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस जो भी पहले पढ़ा, जस्ट पहले, और हेट्रोजाइगस। ये चारों शब्द किसने दिए? बैटसन ने। विलियम जॉनसन, जिन्होंने कौन से शब्द दिए उस पे भी आ जाते हैं, जॉनसन। स्पेलिंग ध्यान रखनी पड़ेगी, जॉनसन नहीं हो, जॉनसन तो अभी कौन सा सोप आता है, तो ये जॉन सेन है, ठीक है? ये ध्यान रखना, स्पेलिंग से ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिन्होंने दिया जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्योर लाइन, नोट करें। इनकी हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, सबकी हिंदी बता चुका हूं शायद। प्योर लाइन, प्योर लाइन शुद्ध वंशक्रम। आगे अपन ब्रीडिंग में बात करेंगे। ये परिभाषा है, ऐसा नहीं है कि ब्रीडिंग में याद नहीं दिलाऊंगा, दोबारा याद दिलाऊंगा, लेकिन तब आपसे पूछूंगा, और नहीं आएगी तब तो बताऊंगा ही। तो शब्दों पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने क्या दिया। कल का पूरा ही पढ़ाया हुआ आते ही मैंने रिवाइज करवा दिया, तो आज की ऑनलाइन क्लास, अगर कल की कोई वॉइस की वजह से दिक्कत आई थी, तो आज की ऑनलाइन क्लास स्टार्टिंग के 10 मिनट आप देखेंगे तो कल का पूरा रिवीजन करवा रखा है अपन। अरे इंग्लिश में राइटिंग समझ में तो आ रही है ना? चला लोगे काम? ठीक है। थोड़ा सा जेड जरूर मैं 3 की जैसे लिखता हूं, वो उसको एडजस्ट करना। कर लिया नोट? क्या हुआ? डब्ल्यू जॉनसन, JOHANNSEN। जॉन सीना की तो स्पेलिंग याद होती है तुम्हें, तो फिर इसकी याद नहीं? ठीक है, कर लिया नोट? नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आपको जॉनसन, जेनसन, JENSEN भी देगा कई बार, तो हमें ध्यान रखना, ये जॉन सेन बोलेंगे। जॉन सेन, जेनसन, जॉनसन, सब अलग अलग है। स्पेलिंग मिस्टेक, 1 मिनट रुक जाओ, बिना माइक के पढ़ा दूंगा, इसकी बैटरी डाउन हुई होगी तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज पढ़ा, तुम्हारी आवाज आ रही पीछे तक? तुम्हारी बैटरी मेरे से ज्यादा एक्टिव है, मेरी हालत
शायद तुमसे ज्यादा बूढ़ा तो नहीं हूं, लेकिन कम से कम तुम्हारे फिलहाल आपको भी पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन वो एनर्जी डाउन नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर देखो एक चीज आपको बताता हूं, ठीक है, मैं दिन भर की भागदौड़ के बाद भी आपको किसी कभी मेरे अंदर एनर्जी कम नहीं दिखी। और मेरे को छोड़ो, आपके जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं इनकी बात करते हैं, मैं तो चलो फिर भी अलग अलग रूटीन में है, ये कम से कम 6 से 6 घंटे 8 घंटे पर डे पढ़ा रहे हैं टीचर्स, खड़े हुए लगातार। वो जमाने गए जब कुर्सी बैठ के मास्टर पढ़ाता डंडा बजा के, वो नहीं रहा अब। वो उनको पढ़ाना है फुल एनर्जी के साथ, समझाना है, वो भी नहीं है कि बाद तुम पाठ पढ़ो, वो जमाना नहीं है। तो उनकी एनर्जी को आपके लिए मोटिवेशन इंस्पिरेशन है कि वो नहीं थके तो हम कैसे थक जाए। ठीक है, तो आपका मोटिवेशन आपके सिलेक्शन के पास ले जाएगा। तो ये तो मोटिवेशन आसान था। दो आसान सी डेफिनेशन लिख के खत्म कर रहा हूं मैं। ठीक है, कितने नंबर पे थे अपन? बहुत आसान सा, कल ही पढ़ लिया था। एक है जीनोटाइप, ठीक है, दूसरा है फिनोटाइप। आप नोट कर ले, जानी पहचानी डेफिनेशन है, दोनों को लिख के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इंग्लिश में भी लिख देंगे। थोड़ा बहुत अपना दिमाग क्यों यूज नहीं करते हो? लिख दिया जीनोटाइप की डेफिनेशन, आपको नहीं आती? आती है। फिनोटाइप की आपको नहीं आती? आती है। हिंदी में लिखना है तब इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखना है हिंदी में लिखो, चलता रहता है तुम्हारा, कोई बात नहीं। नाराज ना होए, दिल पे लो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो किसी जीव के लक्षण की आनुवांशिक संरचना जीनोटाइप, बाह्य आकार की फिनोटाइप। उदाहरण भी डाल देते हैं ताकि और समझने में आसान रहेगा। तो बड़ा आसान सा है, जीनोटाइप किसी जीन के लक्षण की आनुवांशिक संरचना। अब आपको ऐसी भी परिभाषा घुमा फिरा के बोल देता है कि किसी जीव के लक्षणों के जीन एवं एलील का अध्ययन, या जीन या एलील क्या कहलाएंगे, तो जीनोटाइप। कुल मिला के आनुवांशिक स्तर की बात, जीन की बात करो, एलील की बात करो, डीएनए की बात करो, जीनोटाइप। बाह्य आकार की बात, फिनोटाइप। हाँ, एग्जाम्पल लिखने में उल्टा गया, कोई बात नहीं, वो लिखने में हुआ है, अभी आपको वही समझा। एक्चुअली क्या, पहले अक्सर अपन फिनोटाइप लिख देते हैं। तो ये कल ही अपन ने समझ लिया था। फिनोटाइप जो एक्सटर्नली बाहर से दिखे, पौधा लंबा है, हाइट से देख लिया, बोना है, हाइट से देख लिया, बाहर से पता चल गया। लेकिन वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें पता कैसे चलेगा? डीएनए लेवल पे, जीन लेवल पर एलील को देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस तरीके से ये जीनोटाइप है, ये क्या है? फिनोटाइप। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।